टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इतनी आला तरीन साड़ियाँ पहनती है ना, मैं सोच रहा था कि वाकई तुम सिर्फ एक आर्जी इंतजाम हो। मोहम्मद शफीक की जिंदगी में मोहब्बत उस वक्त आई जब उसे अल्सर हो चुका था और उसकी 15 साला बेटी को मोहल्ले के नौजवान गौर से देखने लगे थे और एक ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 20 साल तक मुसलसल कॉपी राइटिंग करते करते उसका दिमाग बंजर और बेख्याल हो चुका था और उसकी बीवी सरकारी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाते पढ़ाते बेजार हो चुकी थी और वो खुद को 45 साल की उम्र में 70 साल का बूढ़ा समझने लगा था। वो एक सपाट जिंदगी बसर कर रहा था मगर इस खुशगुमानी में था कि ये एक भरपूर जिंदगी है, लिहाजा हफ्ते में 1-2 बार अपने दोस्तों के साथ वो शाम का वक्त एक कॉफी हाउस में गुजारता था। वो सब मिलकर गीबतें करते और चाय के साथ कीमे के समोसे मंगाते और आर्ट मूवीज और दौलतमंद लोगों की दाश्ताओं और कामयाबी नजर आने वाली अपनी अपनी कामयाबी के बारे में बातें करते थे। घर में वो अपने बच्चों और बीवी से जरा फासले पर रहता था। बीवी उसके लिए अपनी कशिश खो चुकी थी। उसकी बीवी जब रात को सो जाती तो वो पुरकशिश नौजवान लड़कियों के बारे में फैंटेसाइज करता था और फिर एक दिन अचानक उसकी बेरंग जिंदगी में रंगों और खुशबुओं से सजी एक मोहब्बत ने दस्तक दी। अरे भाई, आप अपने अफसाने यहीं रखवा दीजिए, मैं किसी ना किसी को दिखा दूंगा। हाँ सर। एक्सक्यूज मी, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं, आप आइए। आर यू श्योर? नहीं, आप आइए। थैंक यू। अब्बा कह रहे थे कि आप हिसाब किताब नहीं रखते, कितने सफ़े छपे, कितनों की अदायगी हुई, और अकाउंट्स वाले भी नाराज़ हो रहे थे। माजरत से, लेकिन अगर सारा हिसाब किताब हम मुसन्नफीन रखने लगे तो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो भूखा मर जाएगा। अरे भाई, मैं आपका तारुफ कराना तो भूल ही गया। मिस शहनाज, ये मोहम्मद शफीक हैं। हमारे यहाँ बाकायदगी से लिखते हैं, शायर हैं और कॉपी राइटर हैं कंपनी में। और मिस्टर शफीक, ये शहनाज हैं, बहुत अच्छी अलामती अफसाना निगार हैं, नॉवेल्स लिखती हैं और उनका एक सीरियल भी शुरू होने वाला है। जबरदस्त। ये भाभी हैं, याद है वो आरिफ जद्दा वाले? जी जी, उनके मैसेज हैं।
अच्छा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। जी मुझे भी। अच्छा भाई, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ रहा है, तो आप लोग आपस में बात करें, मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके। मैं निज़ामी साहब के डाइजेस्ट में आपकी कहानियाँ बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ। मोहब्बत के बारे में आप बहुत खूबसूरत और मुनफरिद ज़ाविये पेश करते हैं और दिल में उतर जाने वाली लाइंस भी लिखते हैं। बड़ी नवाजिश, वैसे ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अमूमन हसास और जज्बाती औरतों को रोमांस बड़ा पसंद है। रोमांस पढ़ना, देखना या फिर सुनना। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी तहरीरों में भी यही कैफियत होगी। ये फैसला आप मुझे पढ़ने के, मेरा मतलब है मेरे नॉवेल्स पढ़ने के बाद करते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं तो बस शौक पढ़ना चाहूँगा। आप मुझे अपने अफसाने ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली बार साथ लेती आऊँगी। अभी इजाज़त चाहती हूँ। वैसे आप जाएंगी कैसे? गाड़ी है आपके पास? मैं टैक्सी ले लूँगी। ऐसे कैसे टैक्सी से जाएंगी? अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हो सकता है मेरा घर आपके रास्ते में ना आता हो। आप बस रास्ता दिखाएं, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अच्छा, तो फिर चलिए। After you. आ जाएं। आदाब। आदाब। मैं सारा रास्ता ये दुआ करती आई हूँ कि आप मुझे ऑफिस में मिल भी जाएं और पहचान भी लें। हसीन ख़वातीन की दुआएं अक्सर कबूल होती हैं। मैं दफ्तर में भी हूँ, आपको पहचान भी लिया है और आपसे मिलकर बड़ी खुशी भी हो रही है। बातें करना तो कोई आपसे सीखे, बड़ी खतरनाक निशानी है ये। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा कह गया तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। असल में मैं बहुत अरसे के बाद इस तरह से हंसी हूँ, बल्कि बहुत महीनों के बाद। बहरहाल मैं आपके पास एक काम के सिलसिले में आई थी। जी जी फरमाइए। अगले महीने मेरा ड्रामा ऑन एयर हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप उसका स्क्रिप्ट जो है वो देख लें। बल्कि देखना क्या है, एक बार नज़रसानी कर लें। मुझे बताया गया था कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो देखिए खातून, वो दरअसल। एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम खातून नहीं है, मेरा नाम शहनाज हुसैन है। जी वो शहनाज बीबी, मैं दरअसल ये कह रहा था कि स्क्रिप्ट राइटिंग में मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कभी पहले स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं है। आपके ख्याल में क्या स्क्रिप्ट के सीन निकले होते हैं? अरे भाई सीधा साधा तो ड्रामा है, देख लीजिए। वैसे बाय द वे, आपने ये काम देखे बगैर ना करने की आदत कहाँ से सीखी? हुस्न तलब का इससे बेहतर अंदाज ना मैंने पहले कभी सुना है और ना ही देखा है। चले आप जिद करती हैं तो कोशिश कर लेते हैं। मेरा मतलब है एक नया तजुर्बा ही सही। वैसे ये काम आप मेरे घर पर आकर भी कर सकते हैं। 100% पुरसुकून माहौल की ज़मानत और गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत अच्छे से स्नैक्स और उसके बाद मेरे हाथ का लजीज डिनर, अगर आप चाहें तो। आपकी मौजूदगी में कोई भी जिंदा दिल मर्द डिस्टर्ब कैसे नहीं होगा? मेरा मतलब है। मैं आपका मतलब अच्छी तरह से समझ गई। मैं बाहर से ताला डालकर शॉपिंग पर चली जाऊंगी। शफीक अहमद दफ्तरी मसरूफियात की वजह से शहनाज के घर नहीं जा सका, लेकिन उसने आने वाले 7 दिनों में शहनाज का स्क्रिप्ट बहुत गौर से पढ़ा।
जरूरी इस्लाह की, कुछ सीन्स और डायलॉग बदले और दफ्तर के चपड़ासी के हाथ शहनाज के घर भिजवा दिया। शहनाज उसके लिए खुशकिस्मती का सितारा बनकर उभरी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने उसे तरक्की देकर क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया। तनख्वाह और मराहत में इजाफे के साथ साथ उसे एक नई गाड़ी मिल गई और वो हॉल से कमरे में शिफ्ट हो गया। एक दिन डाक से उसे एक लिफाफा मौसूल हुआ। उसने लिफाफे में से कागज निकालकर खोला तो खूबसूरत राइटिंग में लिखा था, शहनाज? मुझे इस रेस्टोरेंट का माहौल और यहाँ का सी फूड बहुत पसंद है। मैं इसीलिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ। जी, आप भी लेना प्लीज। वैसे मैं जरा देसी बंदा हूँ, इसलिए चटपटे खाने पसंद करता हूँ, ना कि ये घास फूस जैसे पराठे कबाब। कमाल है, उसके बावजूद आप इतने स्लिम और स्मार्ट दिखाई देते हैं। आपको पता है अगर मैं ऐसे खाने खाऊं तो 15 दिन में ओवरवेट हो जाऊंगी। कैसी लग रही? नहीं, टू बी ऑनेस्ट तुम्हें ना सलवार कमीज ज्यादा सूट करते हैं। मेरा मतलब है यार, साड़ी पहनने के लिए एक राइटर साहब कहाँ खो गए? जी नहीं, मैं बस आपके दिलकश लिबास के बारे में सोच रहा था। अब जब भी हमारी मुलाकात हुई है, आप इतनी आला तरीन साड़ियाँ पहनती है ना, मैं सोच रहा था कि वाकई जबरदस्त कलेक्शन होगी आपकी। ये तो बेईमानी हुई, आप सारा क्रेडिट मेरी साड़ियों को दे रहे हैं। आपने साड़ी पहनी है इसलिए तो खूबसूरत लग रही है। बातें करना तो कोई आपसे सीखे। हुस्न जब सामने हो ना तो गजल खुद ब खुद हो जाती है। आपका ये अंदाज़े गुफ्तगू किसी भी लड़की का दिल जीत सकता है। किसी भी लड़की का। और आप जैसी चार्मिंग खातून का। वैसे माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी है ही इतनी अच्छी, इतनी डायनामिक के लफ्ज लड़की ही सूट करता है। किसी ने सच कहा है, लफ्जों का जाल शिकारियों के जाल से ज्यादा मजबूत होता है। खाए ना अपना घास फूस जो इतने प्यार से मंगाया आपने। ले बिस्मिल्लाह। क्या कोई चाट मसाला मिलेगा इस पे?
शैला, शैला, पानी पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मैडम ने अब्बू को कल स्कूल में बुलाया, उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी है। बेटा आजकल अब्बू बहुत मसरूफ़ हैं, कोई नई इश्तिहारी मुहिम चल रही है उनकी। तुम मैडम से कहो ना, मैं आ जाती हूँ। मगर अम्मी, मैडम ने अब्बू से बात करनी है, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री लिखवानी है स्कूल के बारे में। वो अब्बू की लिखी हुई डॉक्यूमेंट्रीज और इश्तहारात से काफ़ी इम्प्रेस हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। वैसे ये है कि मैडम मुफ्त में काम करवाएंगी या कुछ पे भी करेंगी अब्बू को? अम्मी, आप इस बात की टेंशन नहीं लें, वो बात कर लेंगे ना। लेकिन अम्मी, अगर अब्बू ने डॉक्यूमेंट्री लिख दी ना तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगी। ठीक है। वैसे ये है कि अब्बू का फ़ोन आया था, आज भी वो देर से ही आएंगे। तुम खुद ही बात कर लेना कल। चलिए ठीक है। साहिल पे मुलाकात का अपना ही लुत्फ है। जी बिल्कुल। रुमान परवर खामोशी में मौजों का रक्स देखना, साहिल की नरम गीली रेत पर चलना, और अगर आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपनी एक प्यारी सी नज़म सुना दें तो, और अगर वक्त थम गया तो, लम्हे मुंजमद हो गए तो, ज़माने की सांसें रुक गई तो कायनात में सब कुछ माइनस हो जाएगा, सिर्फ हम दोनों रह जाएंगे। चले वापसी पे एक ढाबे पे अच्छा सा नाश्ता करेंगे। ये क्या, आपने तो सारे रोमांस का कबाड़ा कर दिया। अब्बू, चाय लाई हूँ। अब्बू, गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। हाँ तो रख दो ना बेटा। अब्बू पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी, और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। बोलो। ये क्या बदतमीजी है? आप ही तो कहते हैं एक वक्त में एक काम किया करो। हाँ भाई तो बोलो, क्या बात करनी है? अब्बू प्लीज़ मेरे साथ कल स्कूल चले ना, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। बेटा कल नहीं जा पाएंगे, किसी और दिन चलेंगे। प्लीज़ अब्बू चल लेना, मैंने मैडम से प्रॉमिस किया है। अरे भाई मैंने कहा ना कल पॉसिबल नहीं होगा, सुबह सवेरे मुझे दफ्तर पहुंचना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन मैडम मुझसे बहुत नाराज़ होंगी। बिला वजह नाराज़ क्यों होगी? और क्या मैडम से तुमने मुझसे पूछकर अपॉइंटमेंट लिया था? मैं कल शहनाज तुम्हारी गाड़ी में थी। हाँ तो
यार ये बड़ा फायदा होता है बड़ी पर। हसीना अंकल समझती हैं और देखने वाले समझते हैं कि अंकल की निकल पड़ी। अंकल की निकल पड़ी? कौन सा अंकल भाई? और माजरत से बड़ी उम्र वाला होगा तेरा बाप। अरे यार वो बेचारी टैक्सी के लिए इंतजार कर रही थी, इत्तेफाकन मैं वहीं से गुजर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसे लिफ्ट तो ऑफर करूंगा ना। आखिर तेरी रेफरेंस से मिली थी, इतनी तो इज्जत बनती है। अभी तुम मेरे कंधे पे ना बंदूक रख के चला गए। वैसे तुम औरतों के मामले में बड़े खुश आदमी हो, मगर शहनाज जैसी ताज़ा औरत को लिफ्ट दिए बगैर तुम रह ना सके। लगता है आज खिंचाई का मूड है। वैसे रोज तो तुम हमारी खिंचाई करते हो। यार वैसे आज एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो। यार प्लीज अपने बाप से कहना कि इस महीने कुछ एडवांस दे दे। वो दरअसल खानदान में शादी है ना, तो बीवी बेटी को कुछ कपड़े दिलाने थे। प्लीज यार। हाँ कोई बात नहीं, मैं कैशियर को कह दूंगा। हाँ पक्का? लव यू। हैप्पी बर्थडे। बहुत खूबसूरत रिंग है, पर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की कहाँ बात हो गई? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? अगर हक की बात है तो अपने हाथों से पहना दीजिए। श्योर, क्यों नहीं। जी परफेक्ट फिट। केक काटें? जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shahnaz. Happy birthday to you. ये लें जी। चलें बिस्मिल्लाह। मैं चाहूंगी कि आप मेरा साथ दें। हाँ, if you insist. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ख्याल से ख्याल से। Happy birthday dear Shahnaz. पहले आप। शैला बेटे बिस्मिल्लाह करो। ये लो, शाबाश। गरम चाय। थैंक यू। वो मेरी भांजी की शादी करीब है, ना मेरे कपड़े बने हैं ना शैला के। दूसरी बात यह है कि वो खाला होने के नाते मुझे कोई सोने की चीज़ तो चढ़ानी होगी उसे। माजरत से, लेकिन इस महीने मेरा हाथ बहुत ही तंग है और तनख्वाह भी वैसी लेट मिली है। वो एडवांस ले सकते हैं? तुम भी यार कमाल करती हो, एडवांस ले लें उनसे? कैसे लूँ एडवांस? कहा तो है कि तनख्वाह तक लेट मिली है। लेकिन वो है ना वो निज़ाम साहब। निज़ामी साहब डाइजेस्ट वाले? हाँ वो एडिटर, वो आपकी बात नहीं टालेंगे, आप उनसे बात करें। मैं बात कर चुका हूँ, ऑलरेडी टाल चुके हैं। यार सुबह सुबह का वक्त है। ओ यार परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मेरे कपड़े रेडी हैं ना?
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए गर्म रोटी बना के ला। अरे नहीं भाई, बैठी रहो। मैं दरअसल खाना खा कर आया हूँ। अब्बू, आपने तो हमारे साथ रात का खाना खाना छोड़ ही दिया है। अब्बू की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं बेटा। तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत करते हैं वो। तुम बड़ी हो गई हो, समझना चाहिए। ठीक है तो कह रही है। रोज का क्या ऐसा काम है जो आपको बाहर खाना खाना पड़ता है? देखो, मुझे होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना। अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैदा खाली नहीं रह सकता। सॉरी, शैला की वजह से जज्बाती हो गई मैं जानती हूँ कितना प्रेशर है आपके ऊपर काम का। हर वक्त आप हमारे बारे में ही तो सोचते हैं। तो मुझे इतनी अच्छी तरह समझती हो ना, इसलिए मैं पुरसुकून रहता हूँ। अब एक अच्छी सी सब्ज चाय तो पिला दो। पूरे 72 घंटे के बाद मिल रहे हैं आप मुझे। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। पता नहीं, मैं इन सब चीजों को जज्बात की नजर से नहीं देखती। अगर मैं जज्बात की नजर से देखना शुरू कर दूंगी तो मेरे लिए दूसरे लोग अहम हो जाएंगे और मैं खुद कुछ भी नहीं रहूंगी। मेरे लिए मेरी खुशी, मेरी जिंदगी अहम है। और जिंदगी एक बार मिलती है, फिर चाहे इसे अपनी मर्जी से जियो या किसी और की मर्जी से गुजार दो। और ये मुआशरा क्या होता है, ये रिश्ते क्या होते हैं, ये सब चीजें इंसान की जात से बंधी हैं। ये सब इंसान ने खुद बनाया है और फिर इसके बाद इसकी पूजा शुरू कर दी है। अगर इंसान नहीं होता तो ये रिश्ते, ये मुआशरा, ये सब कुछ ये नहीं होता। अपने मुशाहदे और तजर्बे के लिहाज से मैं ये बात तो अच्छी तरह समझ गई हूँ कि अपनी मर्जी और अपनी खुशी की ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद कदम उठाना पड़ता है, वरना ये बंजर बेरंग जिंदगी एक भयानक ख्वाब की तरह बस चलती चली जाएगी। शुक्र है अब हम एक पेज पर तो हैं। तीन दिन बाद शफीक अहमद को अचानक किसी क्लाइंट की फरमाइश पर उसका प्रोडक्शन प्लांट देखने के लिए अपनी टीम के साथ कराची से 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। क्लाइंट चाहता था कि प्रोडक्शन प्लांट का ब्रोशर शाये होने से पहले एडवर्टाइजिंग की टीम उस प्लांट का मुआयना कर ले। खुशदार में उन्हें एक दिन के बजाय 2 दिन लग गए। फैक्ट्री शहर के मुजाफात में थी। तीसरे दिन थकन और नामुकम्मल नींद से बेहाल शफीक को जब गाड़ी ने उसके घर के सामने उतारा तो उसके बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। उसके दिल में गहरी नींद के सिवा कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो अंदर घुसा तो सामने लाउंज में उसकी बीवी खड़ी थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है स्कूल क्यों नहीं गई? शहनाज कौन है? शहनाज? शहनाज कौन है? ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि शहनाज कौन? तो जाहिर सी। अच्छा, कहीं तुम वो मिसेस शहनाज आरिफ की तो बात नहीं कर रही थी? भाई वो दफ्तर में मिली थी, बहुत ही काबिल राइटर है, टीवी पे ड्रामा सीरियल भी चल रहा है, साथ में बहुत अच्छी नॉवेलिस्ट भी है।
वैसे ये कौन सा तरीका है शौहर से बात करने का? भाड़ में गया तरीका भी और शौहर भी उसके साथ। ये बताओ कि उसके साथ शादी करना चाह रहे हो तुम? उससे शादी करना चाह रहा हूँ? क्या कह रही हो तुम? वो यहाँ आई थी, तुम्हारी मिसेस शहनाज आरिफ। यहाँ मतलब घर पर? और क्यों? मैं ढूंढती हुई आई थी, तुम्हारे बारे में परेशान थी, राब्ता नहीं हो रहा था तुमसे। दफ्तर से उसने घर का नंबर लिया और यहाँ फोन कर रही थी। मैंने बताया भी तुम शहर से बाहर गए हो, लेकिन सवाल पे सवाल किए जा रही थी। उसके बाद ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच गई और जो उसने मुझे बताया इधर आके, उसके बाद मैंने वही किया उसके साथ जो होना चाहिए था। क्या किया है तुमने उसके साथ? क्या किया है तुमने उसके साथ? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शादी तुम करना चाह रहे हो और दिमाग मेरा खराब हो गया? तुम मुझे जानते नहीं हो शफीक, तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं वो हूं जो नजर आती हूँ, लेकिन वो भी हूं जो नजर नहीं आती। मैं वो औरत हूं जिसने तुम्हारा घर बनाया है, तुम्हें आटे और दाल और सब्जी की घरेलू जिम्मेदारियों से आजाद किया है, गरम रोटियां खिलाई और तंगी में गुजारा किया है, और तुम्हारी शौराना रौनक को हमेशा प्यार से थपकी दी। बस बहुत हो गया, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बंद करो ये बकवास। तुम 25 साल के नहीं हो शफीक, तुम 50 साल के हो गए हो। हाँ तो? दो बच्चों की माएं तुम्हें अंकल कह के बुलाती हैं। शुगर का लेवल तुम्हारा कहां से कहां पहुंचा हुआ था, और कोलेस्ट्रॉल भी। ये बालों में रंग करते हो तुम क्या समझते हो? कोई औरत तुम्हारी वजाहत से मुतासिर होकर तुमसे शादी करने के लिए तड़प रही होगी? बुढ़ापे में जवानी के शौक पालने में तुम इतने अंधे हो गए, तुम्हें यह भी नजर नहीं आ रहा है कि वो अपने शौहर से जान छुड़ाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है आर्जी तौर पे। तुम सिर्फ एक आर्जी इंतजाम हो। तुम पागल हो गई, बिल्कुल पागल हो गई हो। और मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं कोई कदम लेने पर मजबूर हो जाऊं। तुम कदम उठाओगे? तुम जानते नहीं जिस दिन मैंने कदम उठाने का फैसला किया उस दिन क्या होगा। सारे दफ्तर के आगे अपनी बीवी का हंगामा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस उम्र में। और जो कानूनी नोटिस जाएंगे खुला के लिए, नान नफके के लिए, बर्बाद कर सकती हूं मैं तुम्हें। क्योंकि इस जंग में हर इंसान मेरे साथ खड़ा होगा, उस अहमक बाप के साथ नहीं जो बच्ची का रिश्ता ढूंढने के बजाय अपनी शादी के बंदोबस्त कर रहा हो। और तुम कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम एक बुज़दिल कम हिम्मत इंसान हो, बेसरोपा ख्वाब देखने वाले, बेरोजगारी के खौफ से एक ही नौकरी से चिमटे रहने वाले, तख्लीकी सलाहियतों से माला माल होने की खुश फहमी में मुब्तला। मैं तो अपनी बेटी के साथ तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजार सकती हूँ, लेकिन तुम इस अच्छी भली जिंदगी के बगैर सिर्फ एक सिफर हो, गैर अहम, जीरो। अब्बू, आपको पता है मेरी मिड टर्म में 2nd पोजीशन आई है। सच? वाह, भाई मुबारक हो। शैला, सालन लेके आओ जल्दी। ओहो, आज तो अब्बू के लिए अचार गोश्त बनाया है। आराम से खाना खाने दिया करो अब्बू को। पिछले 3 दिन से पता नहीं क्या क्या खाते रहे।
नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था ना। मेरा मतलब है इस उम्र में फाके तो नहीं कर सकता था। रिपोर्ट कार्ड दिखाया अब्बू को? खाने के बाद दिखाऊंगी। अब्बू को इनाम देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।